अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे वादा किया था एब्रिडाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था कि एब्रिडाइजेशन होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, SP2 एब्रिडाइजेशन, SP3 एब्रिडाइजेशन, SP2 एब्रिडाइजेशन और SP एब्रिडाइजेशन। ठीक, अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूँ ताकि जब कभी आपके सामने कोई कंपाउंड आए तो उस कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल एटम जो एब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से गुजर सकता है तो उस एटम का आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस एब्रिडाइजेशन से गुजरा है। क्या ये SP3 से गुजरा है, SP2 से गुजरा है, SP से गुजरा है या SP3D से गुजरा है। ठीक, तो दो शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको लिखवाऊंगा। एक शॉर्टकट ट्रिक आपने कब कहाँ पे इस्तेमाल करना है, दूसरा शॉर्टकट ट्रिक आपने कब कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक, सबसे पहले नंबर पे एक शॉर्टकट ट्रिक है नंबर ऑफ एब्रिडाइजेशन। सबसे पहला जो शॉर्टकट ट्रिक है, पहला शॉर्टकट ट्रिक है, उसमें जब हम किसी एटम का एब्रिडाइजेशन का नंबर निकालते हैं और उसकी बुनियाद पे उसकी ज्योमेट्री ड्रा करते हैं तो हमारे पास फार्मूला होना चाहिए नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब याद रखिए, अक्सर स्टूडेंट को ये फार्मूला मालूम भी होता है, ठीक, लेकिन ये कब कहां पे किस वक्त आपने यूज करना है ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, इस फार्मूले को आप उस वक्त इस्तेमाल करोगे जब आपके सामने किसी कंपाउंड का सिंपल स्ट्रक्चर अवेलेबल हो या आपके जहन में हो कि इस मॉलिक्यूल का सिंपल स्ट्रक्चर ये बनता है। ठीक, जब सिंपल स्ट्रक्चर आपके जहन में होगा तो इस फार्मूले की मदद से आप उसके सेंट्रल एटम का एब्रिडाइजेशन का नंबर निकाल सकते हो। ठीक, दूसरा जो शॉर्टकट ट्रिक्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, असल में एब्रिडाइजेशन से जो एटम गुजरता है वो होता है सेंट्रल एटम। वो कौन होता है? सेंट्रल एटम जब एब्रिडाइजेशन से गुजरता है, चाहे वो किसी भी एब्रिडाइजेशन से गुजरे, वो जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम के आखिरी शेल का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बड़ा रोल प्ले करता है एब्रिडाइजेशन में और एज वेल एज बॉन्डिंग में बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक, तो दूसरा जो फार्मूला है नंबर ऑफ एब्रिडाइजेशन निकालने का, नंबर ऑफ एब्रिडाइजेशन निकालने का जो सेकंड फार्मूला है वो क्या है? ठीक, वो क्या है ये भी आपने याद रखना है। कैसे याद रखना है? इफ द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का सम का मतलब है मजमुआ, सम का मतलब क्या है? मजमुआ। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का मजमुआ 3 रेंज में आपको दूंगा, 3 रेंज, उन रेंज में किसी भी रेंज में आता हो तो आपको एब्रिडाइजेशन निकालने के लिए किस तरह की रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए, इफ द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन ट्रू या इक्वल देन ट्रू, बट लेस देन 8 या इक्वल टू 8, तो फिर आपने उस नंबर को तकसीम करना हो 2 पे। किस पे तकसीम करना होगा? 2 पे। ये पहला रेंज है, फर्स्ट रेंज है। ठीक, फर्स्ट रेंज है। दूसरा रेंज मैं आपको बताऊंगा, अगर इलेक्ट्रॉनों का सम ग्रेटर था 8 से, ठीक, बट लेस आर इक्वल 56, तो फिर आपने उस नंबर को तकसीम करना होगा 8 पे। ये आपके पास सेकंड रेंज हो जाएगा। ठीक, तीसरा रेंज जब आप निकालोगे, आपके पास वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का सम होगा, मजमुआ होगा, वो ग्रेटर होना चाहिए 56 से। किससे होना चाहिए? 56 से। चाहे जितना भी ज्यादा हो, आपने उसको तकसीम करना होगा 18 पे। ठीक, ये 3 रेंज है। ये आपके पास असल में कहलाया जाता है सेकंड ट्रिक फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हाई एब्रिडाइजेशन। ठीक, अब इन दोनों ट्रिक्स को आपने कब और कहां पे इस्तेमाल करना है। अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप जानते हो तो पहला फार्मूले की मदद लोगे, और अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप नहीं जानते तो फिर आपकी मदद ही दूसरा फार्मूला करेगा। कैसे? अभी इसके एग्जांपल्स देता हूं। ठीक, काइंडली वीडियो को आखिर तक देखें, मैं नंबर वाइज एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूंगा। सपोज मेरे पास है H2O वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक। सपोज मेरे पास है NH3
अमोनिया का मॉलिक्यूल। सपोज मेरे पास है PCl5, मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मॉलिक्यूल। मुझसे कोई पूछे कि वाटर के अंदर सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, अमोनिया के अंदर सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के अंदर सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। मुझसे कोई पूछे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो सेंट्रल एटम है ये किस रिएक्शन से गुजर रहा है? अब दो सूरतें हैं। अगर मैं इतना काबिल हूं या मैं इतना एक्सपर्ट हूं, मुझे मालूम है कि वाटर का सिंपल स्ट्रक्चर क्या बनता है, अमोनिया का क्या बनता है, या PCl5 का क्या बनता है, तो मैं पहले फार्मूले की मदद ले सकता हूं, ठीक। लेकिन फर्ज करो मुझे वाटर का स्ट्रक्चर मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां पे ऑक्सीजन किस रिएक्शन से गुजर रहा है, किस रिएक्शन से गुजर रहा है, तो मैं इनका सम निकालूंगा। क्या निकालूंगा? सम में कैसे निकालूंगा? देखिए, सबसे पहले नंबर पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का अटामिक नंबर है 8। 8 का मतलब क्या है? 8 का मतलब क्या है कि पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो दूसरा शेल है इसका आखिरी है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेरा काम इसके साथ है, ठीक। दूसरा इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 का मतलब क्या है कि पहले शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका पहला शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां पे देखा जाए हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो आपने इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यह आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। अब आपने दोनों का सम लेना है। जैसे ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 जमा, ठीक, और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। देखिए, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, लेकिन यहां पे इस केस में कितने हाइड्रोजन है? 2, तो लिहाजा मैंने 2 ले लिया। तो ये सम क्या आ रहा है? सम आपके पास आ रहा है 8। अब आप मुझे बताएं, ये जो दूसरा फार्मूला मैंने रिलेशन का आपको बताया था, ठीक, तो इसमें ये जो 8 है ये किस रेंज में आ रहा है? क्या फर्स्ट रेंज में है, सेकंड में, या थर्ड में? मैं समझता हूं फर्स्ट रेंज में है, ठीक, क्योंकि फर्स्ट रेंज आपको ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉनों का सम, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का सम इक्वल था 2 के, या ग्रेटर था 2 से, या लेस था 2 से, या इक्वल था 8 के, तो आपने किस पे डिवाइड करना है? 2 पे। तो ये जो 8 है ये पहले रेंज में आ रहा है, लिहाजा आप इसे 2 पे डिवाइड करोगे। जब आप इसे 2 पे डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, आंसर क्या आया? 4। अब अगर 4 आंसर आया है, इसका मतलब क्या है? ये चीज भी आपके जहन में हो कि 4 का मतलब है एक एस ने 3 पी के साथ ओवरलैप किया है। कितने के साथ? 3 पी के साथ। तो आप जरा सोचें, अगर एक एस 3 पी के साथ ओवरलैप करेगा तो एब्रेशन कौन सा होगा? sp3। इसका मतलब है कि वाटर के केस में ऑक्सीजन आपके पास sp3 एब्रेडाइज्ड है। ये है पहला केस। अब आती है अमोनिया की तरफ। अमोनिया में हम जानना चाहते हैं कि नाइट्रोजन किस एब्रेशन से गुजर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 का मतलब है पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में है 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। हमारा काम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ है, ठीक। दूसरा, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, लेकिन कितने एटम है? 3 है। आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो इसका मतलब है 5 + 3 = 8। 8 का मतलब क्या है? कि फर्स्ट रेंज में आ रहा है, ठीक। जब ये फर्स्ट रेंज में आ रहा है, फर्स्ट रेंज क्या है कि वो 2 के बराबर हो या 2 से ज्यादा, 8 के बराबर हो या 8 से कम। तो फिर आपने कितने पे तकसीम करना है? 2 पे। तो आंसर क्या आया? 8। तो आपने इस 8 को क्या करना है? 2 पे डिवाइड करना है। तो 2 चौके 8, आंसर क्या आया? 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब क्या है? एक एस ने 3 पी के साथ ओवरलैप किया है, तो आपके पास क्या बनेगा? sp3 एब्रेडाइजेशन। इसका मतलब है NH3 में नाइट्रोजन किस एब्रेडाइजेशन से गुजर रहा है? sp3 से गुजर रहा है। किससे गुजर रहा है? sp3 से गुजर रहा है। अब आते हैं PCl5 की तरफ। किस तरफ? PCl5 की तरफ। फास्फोरस, ये आपको पता होना चाहिए, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। एटॉमिक नंबर कितना है? 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। 15 का मतलब क्या है? पहले शेल में 2, दूसरे में 8, ये हो गए 10, और तीसरे शेल में इसके पाए जाते हैं 5। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका तीसरा आखिरी है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने निकले? 5, ठीक। अच्छा, क्लोरीन को देखें। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। 17 का मतलब क्या है कि पहले शेल में है 2, दूसरे में 8, तीसरे में है 7। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 7, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, लेकिन क्लोरीन कितने हैं 5, तो 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा 7 5 35, कितना बनेगा 35। तो चले इन दोनों का सम निकाले, देखिए 5 जमा 35 आंसर आएगा 40। ठीक, अब आप मुझे बताएं 40 किस रेंज में है, 40 किस रेंज में है, क्या फर्स्ट रेंज में है, नहीं, क्या दूसरे रेंज में है, यस दूसरे रेंज में। इसका मतलब है मुझे इस फिगर को किस से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 पे। अगर मैं इसको 8 पे डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसको 8 पे डिवाइड करता हूं, तो 8 पे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 8 5 40, ठीक, तो आंसर क्या है 5। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है एक एस ने 3 पी के साथ, 5 है ना, एक एस ने 3 पी के साथ और 1 2 3 4 और एक डी के साथ। इसका मतलब एब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ है, sp3d, कौन सा हुआ है sp3d। ठीक, ये फार्मूला आपने कब इस्तेमाल करना है, जब कभी आपके पास मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको मालूम ना हो, जब तक आपको मालूम ना हो। ठीक, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। अब मैं वो दूसरा फार्मूला भी समझाता हूं, इन्हीं एग्जांपलों को प्रूव करके देता हूं दूसरे फार्मूले से। ठीक, फिर मैं आपको बताऊंगा sp3 sp2 sp sp3dt ये कौन किस तरह की ज्योमेट्री बनाता है और इसके अंदर एंगल कौन सा बनता है। ठीक, तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा, मैं इसको अभी साफ करने वाला हूं। ये सेकंड फार्मूला था जो मैं आपको प्रूव करके दे चुका हूं। ये आपने उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आप H2O का स्ट्रक्चर नहीं जानते, अमोनिया का स्ट्रक्चर नहीं जानते, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर नहीं जानते, तो फिर आपने इस फार्मूले की मदद लेनी है। ठीक, अब हम आते हैं, अब हम ऐसे करते हैं कि हम पहले फार्मूले को यूज करते हैं, तब हम जानते हैं या फिर हम जानने की कोशिश करेंगे। देखें यहां पे हमारे पास ये जो फास्फोरस था किस एब्रेशन से गुजर रहा था, sp3d से गुजर रहा था। किससे गुजर रहा था, sp3d से। तो चले पहले फार्मूले को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, पहले फार्मूले को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। कैसे, मैं जानता हूं वाटर का स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे होते हैं लोन पेयर, ये मैं जानता हूं, मैं एक्सपर्ट हूं। ठीक, अच्छा मैं अमोनिया को भी जानता हूं, नाइट्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन 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 और यहां पे होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मैं फास्फोरस को भी जानता हूं, फास्फोरस ने 5 क्लोरीन के एटमों को, 5 क्लोरीन के एटमों को यूं होल्ड रखा है। ठीक, अब अगर मुझसे कोई पूछे ऑक्सीजन इस केस में किस एब्रेशन से गुजर रहा है, तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन के आसपास कितने सिंगल बॉन्ड है, देखें नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। देखिए सिंगल बॉन्ड है 2 जमा लोन पेयर कितने हैं 2, तो आंसर क्या आया 4। 4 का मतलब क्या है, एक S ने 3 P के साथ ओवरलैप किया है, तो इसका मतलब रिलेशन कौन सा है, sp3। यस, हम इसे इस दूसरे फार्मूले से भी प्रूफ कर लिया। अब अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो, ठीक, मुझसे कोई पूछे इसके अंदर ये नाइट्रोजन किस एब्रेशन से गुजर रहा है, तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन के आसपास सिंगल बॉन्ड है 3 जमा और एक है लोन पेयर, तो आंसर आया 4। 4 का मतलब है एक S ने 3 P के साथ ओवरलैप किया है, तो एब्रेशन का नंबर क्या हुआ, sp3। क्या हुआ, sp3, जो कि हम इससे पहले दूसरे फार्मूले के तहत प्रूफ कर चुके हैं। इसको देखें, इसमें देखें, इसमें क्या है हमारे पास, देखिए PCl5, क्या चीज है PCl5। PCl5 को देखा जाए तो फास्फोरस के आसपास कितने सिंगल बॉन्ड है, 5 जमा कोई लोन पेयर है, नो, इसका मतलब आंसर है 5। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है कि एक S ने 3 P के साथ ओवरलैप किया है और एक D के साथ किया है, तो एब्रेशन कौन सा हुआ, sp3d। कौन सा हुआ, sp3d। ठीक, अब मैं समझता हूं इन दोनों फार्मूलों का यूजेज आपको समझ आ गया, यूजेज आपको समझ आ गया, यूजेज आपको समझ आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तब हमें और भी मजीद पता चलेगा कि हम इन फार्मूलों को कैसे कब कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो मैं इसको साफ करने वाला हूँ। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, वीडियो को काइंडली कोशिश करें आखिर तक देखें, इंशाल्लाह एब्रेडाइजेशन का शॉर्टकट ट्रिक आपके जहन में बैठ चुका होगा और आपके लिए काफ़ी आसानियाँ बनती जाएगी। ठीक, काफ़ी आसानियाँ बनती जाएगी। फर्ज करें मेरे पास एक मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक,
मेरी बात समझ रहे हो? डबल बॉन्ड है। अब देखिए यहां पे आपके पास एक दो हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं, यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, और यहां पे जनाब 3 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक, अब मुझसे कोई पूछे ये कंपाउंड है, सबसे पहले इस कंपाउंड को मैं नाम देता हूं। चले आपके ज़हन में हो कि कौन सा कंपाउंड सर ने दिया, कंपाउंड को नाम देते हैं। ठीक, अगर मैं इसको नाम दूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अभी देखिए 1 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे डबल बॉन्ड है, तो मैं कहूंगा 1 5 आइपन। ठीक है, 1 5 आइपन। रूट क्या है? 7 कार्बन, 7 को हम कहते हैं हेप्टीन। हेप्टीन आखिर में इन लगाया मैंने, लेकिन हेप्ट को मैं कर दूंगा हेप्टाडाइन, क्योंकि डबल बॉन्ड दो जगहों पे, एक पहले पे है और एक 5वें पोजीशन पे है। ठीक, डाइन, फिर आइपन डालूंगा, ट्रिपल बॉन्ड तीसरे पे है तो मैं कहूंगा 3 इस कंपाउंड का ये नाम है, क्या नाम है? 1 5 हेप्टाडाइन 3, ये इस कंपाउंड का नाम है। अब मुझसे कोई पूछे सर इस कंपाउंड के अंदर तो जिंजाल बहुत भरा हुआ है। जिंजाल का मतलब क्या है कि इसके अंदर सेंट्रल एटम हमें बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो चले मार्क करते हैं सेंट्रल एटम कौन सा है। एक सेंट्रल एटम ये है, एक 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 ये है। अब हमसे कोई पूछे कि इतने ज्यादा सेंट्रल एटम अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है तो क्या हम इनके अंदर जो एटम मौजूद है कार्बन, वो किस किस एब्रेशन से गुजर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? क्या हम सेकंड फार्मूले को यूज करेंगे या फर्स्ट को? यस, फर्स्ट को यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर आपके सामने विजिबल है। ठीक, अगर स्ट्रक्चर आपके सामने विजिबल ना होता तो सेकंड फार्मूले की मदद लेते। अक्सर बच्चे इतने वीक होते हैं कि वो वाटर का स्ट्रक्चर भी नहीं जानते हैं, तो लिहाजा उनके लिए ये फार्मूला बेस्ट है। ठीक, वो बंदे, वो स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर जानते हैं, जो सिंपल स्ट्रक्चर जानते हैं, उनके लिए कौन सा फार्मूला बेस्ट है? फर्स्ट वन। ठीक, फर्स्ट वन। देखिए फर्स्ट करें, मैं आपसे पूछता हूं ये कार्बन किस एब्रेशन से गुजर रहा है? आप कहोगे सर एक सिंगल, दूसरा सिंगल, तीसरा लोन पेयर नहीं है, तो 3 है। 3 का मतलब क्या है? sp2 एब्रेडाइज्ड है। ये कार्बन किस एब्रेशन से गुजर रहा है? sp2। फर्स्ट फार्मूला आपकी मदद कर रहा है। ठीक, दूसरा ये कार्बन इस तरफ एक सिंगल, इस तरफ दूसरा सिंगल, इस तरफ तीसरा सिंगल, कोई लोन पेयर नहीं है, सिंगल 3 है, इसका मतलब है ये भी sp2 एब्रेडाइज्ड है, ये भी sp2 एब्रेडाइजेशन से गुजरा हुआ है। अगर इसको देखा जाए एक सिंगल दूसरा सिंगल, ये तो डबल है, पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते। हमने सिंगल 2 लिए, कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब है 2 का मतलब क्या है? एक एस ने एक पी के साथ ओलेप किया है, तो ये sp एब्रेडाइजेशन है। कौन सा है? sp एब्रेडाइजेशन है। अब इसको देखा जाए, इसने 1 2, इसका मतलब है ये भी sp एब्रेडाइजेशन से गुजरा है, ये भी sp एब्रेडाइज्ड है। ठीक, इस कार्बन को देखा जाए 1 2 3, इसका मतलब है ये sp3 एब्रेडाइज्ड है। ठीक, इस कार्बन को देखा जाए 1 2 3, कोई लोन पेयर नहीं है, 3 है, इसका मतलब है sp3 एब्रेडाइज्ड है। इस कार्बन को देखा जाए 1 2 3 4 से गुजरा है, इसका मतलब है sp3 एब्रेडाइज्ड है। sp3 सॉरी ये sp2 है, ये सॉरी sp2 है। ठीक, क्योंकि 1 2 3 है। ठीक, ये आपके पास 1 2 3, ये भी 3 है, सॉरी ये भी 2 है यार, स्पीड की वजह से यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक, ये sp है, ये sp है। इसका मतलब है एक ही कंपाउंड के अंदर अगर सेंट्रल एटम ज्यादा हो तो फर्स्ट फार्मूला आपकी मदद करेगा। ठीक, लेकिन ये है कि ऐसा एटम जिसमें सेंट्रल एटम ज्यादा हो, इसका मतलब है आपके पास ये काबिलियत होनी चाहिए कि उस कंपाउंड का सिंपल स्ट्रक्चर आप जानते हो। जब जानते हो तो उसके अंदर आप टारगेट करते हुए सेंट्रल एटम की एब्रेडाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक, तो काइंडली कोशिश करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल आपकी बड़ी मदद कर रहा है। अब इसके बाद जो दूसरा लेक्चर मेरा आएगा उसमें मैं ज्योमेट्री सिखाऊंगा कि sp3 की क्या ज्योमेट्री होगी, क्या एंगल होगा, sp2 का, sp का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक दिया करें, अच्छे कमेंट्स दिया करें, चैनल को कोशिश करें प्रमोट करें, चैनल आपकी मदद कर रहा है। इंशाल्लाह आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ही आसान करने वाला हूँ, आपकी सोच और तवक्कुआत से भी आसान करने वाला हूँ। एजुकेशन को मैं फैलाने की नीयत से इस मैदान में निकला हूँ, तो आप भी कोशिश करें, आप भी पहला अगर ये टॉपिक आपको समझ आ गया है, ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको समझ आ गया है, तो काइंडली इसके ऊपर अच्छे कमेंट्स, लाइक्स और सब्सक्राइब वगैरह किया करें। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।